हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में दोस्तों जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में दोस्तों साइंस पूछेगा। तो साइंस का दोस्तों जो बायोलॉजी वाला पोर्शन होता है उसका मैंने क्वेश्चन लाया है। 30 क्वेश्चन है दोस्तों। 30 क्वेश्चन देखिए, एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, एकदम 100% गारंटी लीजिए दोस्तों, एकदम यहाँ से क्वेश्चन आने वाले ही हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि जीव विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। पहला ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चार्ल्स डार्विन, लिनियस, अरस्तु, मेंडल। क्या हो जाएगा दोस्तों पहले का आंसर? तो पहले का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, अरस्तु। अरस्तु को दोस्तों फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक ना। जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। और याद रखिए दोस्तों, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये पूछे कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है। अगला है कि जीवन का भौतिक आधार क्या है। जीवन का भौतिक आधार कहे, चाहे जीवन की सबसे छोटी इकाई पूछे, तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन है दोस्तों जीन, कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्य। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? तो दूसरे का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, जीव द्रव्य। देखिए दोस्तों, साइटोप्लाज्म जीवन का सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। जीवन का भौतिक आधार होता है, जीवन का क्या होता है? भौतिक आधार होता है जीव द्रव्य, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछे दोस्तों शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, शरीर की, तो शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, ठीक ना। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर है कि सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था। बताइए कि सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था। ऑप्शन है दोस्तों स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, स्वान और डार्विन। क्या हो जाएगा तीसरे का आंसर दोस्तों? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों सर्वप्रथम कोशिका का पता लगाया था, कोशिका का पता लगाया था, ठीक ना। देखिए दोस्तों, जो कोशिका का पता इन्होंने लगाया था दोस्तों, तो वो मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। तो मृत कोशिका का पता सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही लगाया था। और याद रखें दोस्तों, अगर ये पूछे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की या जीवित कोशिका का पता किसने लगाया था, तो वो लगाया था दोस्तों एंटोनियो लुवेनहाक ने, ठीक ना। एंटोनियो लुवेनहाक। देखिए दोस्तों, मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक ना, तो आप समझ जाइएगा। लुवेनहाक, एंटोनियो लुवेनहाक ने दोस्तों जीवित कोशिका का पता लगाया था। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका अगर सिद्धांत पूछे दोस्तों कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन याद रख सकते हैं। देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन दोस्तों। चौथा नंबर है कि कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है, पावर हाउस किसे कहा जाता है कोशिका का। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। क्या हो जाएगा चौथे का आंसर दोस्तों? तो चौथे का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं या कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए लाइसोसोम पूछे दोस्तों, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है, याद रखिएगा, आत्महत्या की थैली। ये एग्जाम में पूछा हुआ कुल क्वेश्चन है। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है। तो पादप कोशिका को जंतु कोशिका से कौन सी संरचना अलग करती है दोस्तों? ऑप्शन है कोशिका भित्ति, पर्णहरित, सेंट्रियोल की ये सभी। क्या हो जाएगा 5वें का आंसर दोस्तों? तो 5वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ये सभी दोस्तों पादप कोशिका को दोस्तों जंतु कोशिका से अलग करती है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाया जाता है। पर्णहरित भी केवल पौधों में पाया जाता है। और सेंट्रियोल दोस्तों, सेंट्रियोल केवल पौधों में पाया जाता है। तो ये सभी क्या करते हैं, अलग करते हैं पादप कोशिका को जंतु कोशिका से। तो 5वें का डी से हो जाएगा। यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन देकर आपके एग्जाम में पूछ सकता है। 6 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 6 नंबर है कि निम्न में से किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहते हैं। दोबारा क्वेश्चन आ गया है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। राइबोसोम को, लाइसोसोम को, रिक्टिका को कि सेंट्रियोसोम को। क्या हो जाएगा 6 का आंसर? तो 6 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा,
लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक ना। राइबोसोम को क्या कहते हैं दोस्तों, तो देखिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ये याद रखिएगा, प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 7 नंबर है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है। राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रियोसोम, केंद्रक। क्या हो जाएगा 7 का आंसर। 7 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, राइबोसोम। देखिए दोस्तों राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, इसीलिए दोस्तों ये प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, या प्रोटीन फैक्ट्री भी इसे कहते हैं, ठीक ना, प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन। अगला देख लेते हैं दोस्तों, लाइसोसोम मैंने बता दिया, आत्महत्या की थैली। अगला देख लेते हैं दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि डीएनए की द्विगुणित कुंडली यानी डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी ने पता लगाया था। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास वाटसन और क्रिक ने, स्लाइडेन और स्वान ने, रॉबर्ट हुक ने, कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो किसने दोस्तों डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था। क्या हो जाएगा 8 का आंसर। तो 8 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वाटसन और क्रिक ने दोस्तों डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का पता लगाया था, ठीक ना, महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, ये बताया मैंने, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी जो कि मृत कोशिका थी, 1665 में खोज की थी। अगला देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए कोशिका में पाया जाता है। तो डीएनए कोशिका में पाया जाता है राइबोसोम में, केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, कि लाइसोसोम में। तो डीएनए कोशिका में कहाँ पाया जाता है दोस्तों। क्या हो जाएगा 9 का आंसर। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। देखिए दोस्तों केंद्रक में पाया जाता है, ठीक ना। तो डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 10 नंबर, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है बताइए। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है। प्रोटीन का संश्लेषण करना, कि कोशिकीय श्वसन, कि कोशिकीय परिवहन, कि आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। क्या हो जाएगा 10 का आंसर। और 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कि आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना, ये कार्य होता है दोस्तों डीएनए का, ठीक है ना, डीएनए का ये कार्य होता है। 11 देख लेते हैं दोस्तों 11 नंबर है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों का उत्तरदायी कौन होता है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी कौन होता है, कौन इसको ले जाता है। क्रोमोसोम, जीन, केंद्रक के उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों 11 का आंसर। तो 11 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा जीन। देखिए दोस्तों जीन दोस्तों उत्तरदायी होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों को ले जाने के लिए। जीन की खोज किसने की थी, याद रखिएगा दोस्तों, जीन की खोज की थी तो जॉस जीन या जॉस जोहानसन ने दोस्तों जीन की खोज की थी, महत्वपूर्ण है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 12 नंबर है कि आरएनए पाया जाता है। बताइए आरएनए कहाँ पाया जाता है। केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, कि राइबोसोम में। क्या हो जाएगा 12 का आंसर। तो 12 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोशिका द्रव्य में पाया जाता है दोस्तों आरएनए, ठीक है, आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आरएनए का फुल फॉर्म याद रखिएगा, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक ना। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, याद रखिएगा। 13 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सूत्री विभाजन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है यह विभाजन सिर्फ कायिक कोशिका में होता है। माइटोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने किया था। इसमें मृत कोशिका विभाजित होकर दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, कि उपरोक्त सभी। तो ये पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सा सूत्री विभाजन यानी मिटोसिस के बारे में सही है। क्या हो जाएगा 13 का आंसर दोस्तों। 13 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों मिटोसिस के बारे में, ठीक ना। पहला कि ये विभाजन सिर्फ कायिक कोशिका में होता है, ठीक ना। माइटोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने किया था, और इसमें मृत कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा मिटोसिस के बारे में। 14 देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इससे छोटा नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। 14 नंबर है कि अर्धसूत्री विभाजन यानी मिटोसिस के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यह विभाजन केवल लिंगी जनन करने वाले जीवों में होता है।
इसमें गुणसूत्र द्विगुणित यानी 2n से होकर अगुणित n बनते हैं। इसे न्यूकारी विभाजन भी कहा जाता है। कि उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 14 का। तो 14 का आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ से भी याद रखिएगा किसके बारे में, मिटोसिस के बारे में। ठीक ना, मिसोसिस के बारे में। यह विभाजन केवल लिंगी जनन करने वाले जीवों में होता है। ठीक, पहला याद रख लीजिए। दूसरा है कि यह गुणसूत्र द्विगुणित 2n से विभाजित होकर n में बन जाता है। और तीसरा याद रखिएगा कि इसे न्यूकारी विभाजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं 15 नंबर। कि आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, बताइए। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है। लामार्क को, डार्विन को, मेंडल को कि अरस्तु को। क्या हो जाएगा 15 का आंसर दोस्तों। तो 15 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को दोस्तों आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक ना, अरस्तु को क्या कहा जाता है दोस्तों, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक ना, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। 16 है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है। 46 है, 47 है कि 56 है कि 57 है। क्या हो जाएगा 16 का आंसर। 16 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 46 है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46 है। अगर जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े। ठीक ना, 23 जोड़े याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। महत्वपूर्ण है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। जीन के द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा कि डीएनए के द्वारा। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 17 का आंसर। तो स्थानांतरण कौन करता है दोस्तों। देखिए, ये नहीं पूछ रहा है कि उत्तरदायी कौन होता है, पूछ रहा है कि एक स्थान से दूसरा स्थान तक कौन पहुंचाता है। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 17 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, डीएनए हो जाएगा। ठीक ना, लेकिन ये पूछता है कि उत्तरदायी कौन होता है, तो जीन हो जाएगा। ठीक ना, अगला देख लेते हैं 18 नंबर। 18 है कि निम्न में से मनुष्यों में होने वाले आनुवंशिकी रोग कौन से हैं। तो मनुष्य में कौन सा आनुवंशिकी रोग होता है। वर्णांतता आनुवंशिकी रोग है, हीमोफीलिया कि टर्नर सिंड्रोम की, ये सभी। क्या हो जाएगा 18 का आंसर। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, ये सभी आनुवंशिकी रोग है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन देकर दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक ना, देखिए वर्णांतता भी आनुवंशिकी रोग है, हीमोफीलिया भी आनुवंशिकी रोग है, और टर्नर सिंड्रोम याद रखिएगा, टर्नर सिंड्रोम भी आनुवंशिकी रोग है। 19 देख लेते हैं दोस्तों कि लड़का पैदा होगा। लड़का पैदा हुआ जब तक, कब लड़का पैदा होता है कि जब XX गुणसूत्र हो, XXX गुणसूत्र हो, XY गुणसूत्र हो कि YY एक गुणसूत्र हो। क्या हो जाएगा 19 का आंसर। 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, XY गुणसूत्र हो। ठीक ना, जब XY होता है तो लड़का पैदा होता है, और जब XX होता है तो लड़की पैदा होती है। 20 नंबर देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब। तो समान जुड़े हुए बच्चे पैदा होते हैं जब एक शुक्राणु 2 अंडाणु का निषेचन करे, 2 शुक्राणु 2 अंडाणु का निषेचन करे, एक निषेचित अंडे का 2 खंड में विभाजन होता था, दोनों खंड अलग अलग हो जाए कि ये सभी। क्या हो जाएगा 20 का आंसर। 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ये जुड़वा बच्चों के बारे में, समान जुड़वा बच्चों के बारे में। 21 देख लेते हैं दोस्तों कि हीमोफीलिया से ग्रस्त व्यक्ति में, तो जब कोई व्यक्ति को हीमोफीलिया हो जाता है दोस्तों तो क्या होता है, आयरन की कमी हो जाती है, रक्त का बहना बंद नहीं होता है, कि रक्त बनता ही नहीं है, कि रक्त में श्वेत रक्त कण मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं। क्या हो जाएगा 21 का आंसर। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, कि रक्त का बहाना बंद नहीं होता है हीमोफीलिया में। ठीक ना, 22 देख लेते हैं। 22 है कि जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, यह आनुवंशिकी की इकाई है, यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है कि उपरोक्त सभी। तो जीन के बारे में कौन सा ये, क्या हो जाएगा 22 का आंसर। 22 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सभी। ठीक ना, तो ये जीन के बारे में याद रखिएगा, 3 पॉइंट याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है एग्जाम। वही क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को क्या कहा जाता है, बताइए। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को क्या कहा जाता है। प्लाज्मीन, जीनोम, सेक्स क्रोमोसोम्स की ऑटोसोम्स। क्या कहते हैं। क्या हो जाएगा 23 का आंसर। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जीनोम कहते हैं। ठीक ना,
तो जो गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों, तो आनुवंशिकी पदार्थ को क्या कहा जाता है? जीनोम कहते हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों 24 नंबर कि जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? बताइए, सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था जीन का? जगदीश चंद्र बसु ने, वाटसन ने, हरगोविंद खुराना ने कि रॉबर्ट ब्राउन ने? 24 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 24 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हरगोविंद खुराना ने दोस्तों जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किया था। ठीक ना, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 25 कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? बताइए, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, अरस्तु के हरगोविंद खुराना? 25 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 25 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन थे दोस्तों प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक थे। ठीक ना, 26 देख लेते हैं कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? महत्वपूर्ण है, लैमार्क ने, डार्विन ने, हेक्सले ने कि डी ब्रिज ने? 26 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैमार्क ने दोस्तों उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। 27 है कि मनुष्य में पाए जाने वाले आवश्यक एमिनो एसिड की संख्या कितनी है? 17 है, 19 है, 20 है कि 22 है? 27 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 20 है। ठीक ना, तो मनुष्य में पाए जाने वाले आवश्यक एमिनो एसिड की संख्या कितनी है? 20 है, महत्वपूर्ण है। 28 है कि आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? मटर का कि डहेलिया का कि सरसों का गेहूँ का? 28 का क्या हो जाएगा? तो 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मटर का प्रयोग किया था दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक ना, आनुवंशिकी का पता लगाने के लिए, प्रयोग करने के लिए या पता लगाने के लिए। अगला देख लेते हैं दोस्तों जैव विकास के संबंध में लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। महत्वपूर्ण है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है दोस्तों? ऑप्शन है ह्यूगो डी ब्रिज ने, चार्ल्स डार्विन ने, लैमार्क ने कि हरगोविंद खुराना ने? क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने लिखा है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस रंग को पहचान नहीं पड़ता है अगर कोई वर्णांधता से पीड़ित होगा? तो लाल पीला को, हरा पीला को कि लाल नीला को कि लाल हरा को? 30 का क्या हो जाएगा आंसर? 30 का ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा डी। लाल और हरा में दोस्तों कोई रंग में भी भेद नहीं कर पाता है जब कोई वर्णांधता से व्यक्ति पीड़ित रहता है। ठीक ना, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों, और देखिए दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिए। ठीक ना, एकदम एक सीट पक्का करना ही है आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।